Assalamu alaikum everyone. In this video we are going to discuss about constituent and constituency test. तो अगर सेंटेंस की बात की जाए तो sentences are not just random sequence of words. They are organized into larger units. These units when studied in syntax are referred to as constituent. यानी जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर एक सीक्वेंस के तहत अरेंज किए जाते हैं और इस तरह से ये वर्ड एक लार्जर यूनिट बनाते हैं और जिन्हें हम सिंटैक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है। और जब इन्हें सिंटैक्स के अंदर स्टडी किया जाता है तो इन लार्ज यूनिट्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज अ यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट वर्क्स टुगेदर to form a sentence. Constituent can be morpheme, phrases, or clauses. In simple terms, they represent the intermediate level between individual words and entire sentence. यानी जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो constituent बनाते हैं और ये morpheme भी हो सकते हैं, phrases भी हो सकते हैं या फिर clauses भी हो सकते हैं। और जो constituent है वो sentence और words के दरमियान का जो लेवल है यानी intermediate लेवल है sentence और वर्ड के दरमियान में। और सिंपली हम इसे ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स और सेंटेंस का इंटरमीडिएट लेवल है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये सेंटेंस है, द मैन विद द ओल्ड ब्राउन शूज इज द मैनेजर। तो इस सेंटेंस के अंदर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूएंट की तो जो द मैन है ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि नाउन फ्रेज भी कहलाता है। जबकि प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात की जाए जो कि है विद द ओल्ड ब्राउन शू इज द मैनेजर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और इसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहेंगे। यानी इस सेंटेंस के अंदर जो फ्रेजेस यूज की जा रही हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे बहुत से कंस्टिट्यूएंसी टेस्ट हैं जिनके ज़रिए से हम ये पता लगा पाते हैं कि आया ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या नहीं। सो लेट्स सपोज कि ये कहा जाए आई टॉक टू द पर्सनल ट्रेनर। तो अब अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए हाउ डिड यू टॉक टू, तो इसका आंसर हम सिर्फ द में नहीं दे सकते क्योंकि द जो सा है कोई भी प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें कहना होगा दी पर्सनल ट्रेनर। सो हु डिड यू टॉक टू, दी पर्सनल ट्रेनर, ये हमारा जो सा है कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। तो हु डिड यू टॉक टू, तो इसका आंसर होगा दी पर्सनल ट्रेनर। यानी ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपस में मिलके कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं, एक मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं जिसके जरिए से हम इस आंसर को कन्वे कर सकते हैं। यानी ये तीनों अल्फाज मिलके, तीनों वर्ड्स आपस में मिलके मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं जिनके जरिए से हम अपनी थिंकिंग को कन्वे कर पाते हैं। तो हमने देखा अ कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल यूनिट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एक सेंटेंस के अंदर उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंटली अपना एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट की बात की जाए तो देयर आर सर्टेन टेस्ट दैट कैन बी रन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर एनी सेट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट और नॉट। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट हैं जिसमें शामिल है सब्स्टिट्यूशनल टेस्ट, इंट्रूजन टेस्ट, स्टैंड अलोन टेस्ट, मूवमेंट जिसे टॉपिकलाइजेशन भी कहते हैं, क्लिफ्टिंग और कोऑर्डिनेशन टेस्ट। तो चलिए वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट की जो कि है प्रो फॉर्म सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम प्रो फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रो फॉर्म क्या होता है। तो आपने ये वर्ड सुना होगा प्रोनाउन, यानी ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि नाउन की जगह पे यूज की जाती है। और इसी तरह जब हम कहते हैं प्रोवर्ब तो ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि वर्ब की जगह पे यूज की जाए। और प्रो एडजेक्टिव मीन ऐसा वर्ड या फ्रेज जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज की जाती है, एडजेक्टिव की जगह पे यूज की जाती है। तो प्रो फॉर्म सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि जब हम एक्सपी की जगह पे किसी दूसरे एक्सपी को रिप्लेस कर देते हैं, यानी एक्स से मुराद किसी भी वर्बल फ्रेज को कहा जा सकता है। यानी अगर नाउन फ्रेज है तो इसकी जगह पे हम किसी दूसरे नाउन फ्रेज को लगाएंगे और अगर वर्ब फ्रेज है तो हम इसकी जगह पे किसी भी दूसरी वर्ब फ्रेज को यूज कर सकते हैं। तो प्रो फॉर्म सब्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी रिप्लेस विद एनी अप्रोप्रिएट प्रो फॉर्म
forms such as pronoun or proverb depending on the context. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सेंटेंस है, The man stole the money। तो इस सेंटेंस के अंदर जो the man है ये हमारा नाउन फ्रेज है और हम इसकी जगह पे किसी दूसरी नाउन फ्रेज को लगा सकते हैं। लाइक हम इसकी जगह पे यूं बोल सकते हैं, He stole the money। यानी नाउन फ्रेज the man की जगह पे हमने दूसरी नाउन फ्रेज he को लगा दिया। और सिमिलरली इस सेंटेंस के अंदर the money ये भी एक नाउन फ्रेज है और इसकी जगह पे अगर हम प्रोनाउन it यूज कर लेते हैं और सेंटेंस को इस तरह से बना लेते हैं, द मैन स्टोल इट, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नाउन फ्रेज की जगह पे हमने दूसरे नाउन को रिप्लेस कर दिया और एक ऐसा सेंटेंस जनरेट किया जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यानी हम एलिप्सिस का यूज करते हैं जिसे हम नल स्ट्रिंग भी कहते हैं। और जब ये सब्स्टिट्यूशन सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं तो इधर हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल रहता है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि अगर रिस्पॉन्स के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन किस तरह से यूज किया जाता है। हम देखते हैं कि एलिप्सिस को यानी सब्स्टिट्यूशन को हम किस तरह से रिस्पॉन्स के अंदर यूज करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, कैन यू ड्राइव अ कार, तो इसके रिस्पॉन्स के तौर पे हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, यस आई कैन। हमें पूरा सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम जो है सिर्फ नल जो स्ट्रिंग है या सब्स्टिट्यूशन है उसको यूज करके प्रॉपर तरीके से मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जब रिस्पॉन्स में यूज होता है तो किस तरह से अपना ये ग्रामेटिकल मीनिंग प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पाएगा। लाइक हमारे पास सेंटेंस है, एम्बिली विल गो टू द सिनेमा एंड हर ब्रदर विल टू। तो विल टू जो है वो हमें सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज किया गया है जो कि सेम हमें वही सेंस दे रहा है कि इमली जो है वो सिनेमा की तरफ जा रही है और उसका भाई भी सिनेमा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है सब्स्टिट्यूशन विल टू को यूज किया है। और इसी तरह हम सब्स्टिट्यूशन को टैगिंग क्वेश्चन में यूज करते हैं। लाइक सारा वॉन्ट कम टू स्कूल, विल शी। तो विल शी जो है वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज किया गया है और जब हमने इसे यूज किया तो सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकल करेक्ट ही रहा, अपना एक प्रॉपर सेंस दे रहा है। और अब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट के अंदर दूसरे टेस्ट को देख लेते हैं जो कि है इंट्रूजन टेस्ट। दैट इज इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ वर्ड और फ्रेज इनटू अ सेंटेंस। इफ द इंसर्शन फिट्स स्मूथली विदाउट डिस्टर्बिंग ग्रामेटिकलिटी इट सजेस्ट दैट द सराउंडिंग वर्ड्स फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो लेट्स सी, हमारे पास ये सेंटेंस है, शी रेड अ फैंटास्टिक नॉवल। अब अगर इस सेंटेंस के अंदर मैं वर्ड डेफिनेटली को शामिल करती हूँ और सेंटेंस इस तरह से बना देती हूँ, शी रेड डेफिनेटली अ फैंटास्टिक नॉवल, तो तब भी जो है सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस वर्ड को ऐड करने से हमने इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को खराब नहीं किया, ठीक है। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट फ्रेज है हमारी शी रेड, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जा सकता है इसे, और जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ फैंटास्टिक नॉवल, इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। और अब देखते हैं हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस है, शी रेड अ नॉवल दैट वाज फैंटास्टिक। और अब अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर जो है डेफिनेटली वर्ड को इस तरह से लगाती हूँ, शी रेड अ डेफिनेटली अ नॉवल दैट वाज फैंटास्टिक, तो क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं। यानी इस वर्ड को ऐड करने से यानी इंट्रूजन करने से इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि हम जो है इसे कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं कह सकते, यानी शी रेड अ, इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो यानी यहाँ पे हमने इंट्रूजन डालने से हमें पता चल गया कि सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खराब हो गया है, ग्रामेटिकल अनकरेक्ट सेंटेंस बन गया है। तो हम शी रेड अ, इसे हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि नॉवल दैट वाज फैंटास्टिक इसे हम दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं कर सकते। तो हम जान पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट उन्हीं वर्ड्स का बन पाएगा कि जब हम इनके अंदर किसी नए वर्ड को ऐड करते हैं तो वो इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को खराब नहीं करेगा, ठीक है, और सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट रहेगा, तभी हम इसे कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। लाइक सारा अबाउट अ बुक, ये एक सेंटेंस है और अगर मैं इसके अंदर एक वर्ड को डालती हूँ, वर्ड को इंसर्ट किया जाता है, लाइक सारा क्विकली अबाउट अ बुक। तो यहाँ पे जो है क्विकली वर्ड इंसर्ट करने से सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ, तो ग्रामेटिकली ये करेक्ट सेंटेंस ही रहा। तो हम कह सकते हैं कि सारा जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, जबकि अबाउट अ बुक ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो थर्ड पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट आता है वो है स्टैंड अलोन या आइसोलेशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द वर्ड और फ्रेज
can stand independently as a complete sentence that can stand alone as an answer to a question. So let's see, हमारे पास सेंटेंस है Sarah's brother baked these delicious cookies. तो अब अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए What did Sarah's brother baked? The answer will be delicious cookie. तो delicious cookies को देखा जाए तो ये हमें प्रॉपर एक सेंस कन्वे कर रही है इंडिपेंडेंटली, जो सा एक सेंटेंस है तो हम इसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं। और इसी तरह अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु बेक दिस डिलीशियस कुकीज, देन आंसर विल बी सारास ब्रदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारास ब्रदर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इंडिपेंडेंटली अपना एक मीनिंग रख रहा है और हमें इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिल रहा है। तो नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास आता है मोमेंट टेस्ट, जिस तरह से हम टॉपिकलाइजेशन के अंदर भी देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स मूविंग द पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज टू एन अदर्स पोजीशन इन द सेंटेंस एंड इफ द मोमेंट प्रिजर्व द ग्रामेटिकलिटी एंड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस देन वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ द वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूएंट। जिस तरह से हम सेंटेंस के अंदर देखते हैं द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड, तो अब अगर हम ऑन द बेड को मूव करके फर्स्ट पे ले आते हैं ऑन द बेड द कैट स्लेप्ट, तो जो नया सेंटेंस बना है वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी है और प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑन द बेड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, जबकि द कैट स्लेप्ट ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। जबकि दूसरे सेंटेंस की बात की जाए दिस शेफ बेक्ड अ डिलीशियस केक, और इसमें हम कुछ फ्रेज को अगर मूव करते हैं लाइक A delicious cake was baked by the chef, तो इस तरह से फ्रेज को मूव करने से इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खराब नहीं होता और हमें प्रॉपर मीनिंग भी कन्वे होता है। तो हम कह सकते हैं कि a delicious cake ये एक फ्रेज है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट भी कहेंगे, और दूसरा जो was baked by the chef ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट शिफ्ट टेस्ट। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट खास तौर पे जो नाउन फ्रेज है इज मूव टू द एंड ऑफ द सेंटेंस बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और इज टू लॉन्ग। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मोमेंट टेस्ट के अंदर हमने देखा था कि उसमें भी हम फ्रेज को जो से है वो मूव करते हैं, लेकिन उसमें पार्टिकुलरली हम जो से स्टार्टिंग में जो फ्रेज है उसे मूव करते हैं। लेकिन हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट शिफ्ट टेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो फ्रेज होती है जिसके अंदर जो सेंटेंस है उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है या फिर वो बहुत लंबा होता है तो उसको हम सेंटेंस के एंड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस होता है। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं लाइक आई बॉट यस्टरडे अ बुक अबाउट लिंग्विस्टिक, और इसको अगर हम हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट शिफ्ट के तहत देखें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं आई बॉट अ बुक अबाउट लिंग्विस्टिक यस्टरडे। और यहाँ पे मैं आपको मूवमेंट और हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट शिफ्ट टेस्ट के अंदर फ़र्क बताती चलूँ कि मूवमेंट टेस्ट के अंदर जो सा है हम हमेशा जो फ्रेज होती है या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसे सेंटेंस के शुरू में लेके आते हैं। जिस तरह से हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड, इस सेंटेंस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट था ऑन द बेड इसे हम फर्स्ट पे लेके आए थे। ठीक है, और सेंटेंस कुछ इस तरह से बन गया था ऑन द बेड द कैट स्लेप्ट। जबकि हैवी कॉन्स्टिट्यूएंट शिफ्ट टेस्ट के अंदर देखा जाए तो जो हम फ्रेज होती है उसे हम सेंटेंस के एंड पे लेके जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी टेस्ट के अंदर एक और टेस्ट की बात करते हैं जो कि है कोऑर्डिनेशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंजक्शंस होती हैं वो दो वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज की जाती हैं, और ये वर्ड फ्रेजेस या क्लॉजेस जो सी हैं वो सेम कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए। लाइक हमारे पास ये सेंटेंस है टिम बॉट अ बुक एंड अ पेन। तो इस सेंटेंस के अंदर अ बुक जो सी है वो नाउन फ्रेज है, जबकि अ पेन ये भी एक नाउन फ्रेज है। तो दोनों जो फ्रेजेस हैं वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग रखती हैं और इनको हमने जो कंजक्शन एंड के साथ जोड़ा है। तो अब हम देख पाते हैं कि जो ये सेंटेंस है प्रॉपर ग्रामेटिकली करेक्ट है। टिम बॉट अ बुक एंड अ पेन, तो इसका मतलब ये हुआ अ बुक एंड अ पेन ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस है आई एम प्लीज्ड बट नॉट कंटेंट। तो प्लीज्ड कौन सा है वो एडजेक्टिव फ्रेज है, जबकि कंटेंट जो सा है ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है और इसे हमने बट के साथ जोड़ा जो कि कंजंक्शन है। तो इसका मतलब हुआ कि प्लीज एंड नॉट कंटेंट ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी दोनों फ्रेजेस एक ही कैटेगरी से बिलोंग रखती हैं और जब हमने इसे कंजंक्शन के साथ जोड़ा है तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस दे रहा है। और अब अगर हमारे पास यूं सेंटेंस हो ही कुक्ड
एंड ऑन द टेबल। तो जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस हमें नहीं दे रहा, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, हम किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट टेस्ट को लेंगे और हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं जो कुक्ड है वो वर्ब फ्रेज है, जबकि ऑन द टेबल ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी दोनों जो फ्रेजेस हैं उनकी कैटेगरीज चेंज है। और चूंकि हम कंजक्शन के अंदर सेम कैटेगरी के वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे चूंकि जो उनसे कैटेगरी ही चेंज है तो हम इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं कंसीडर कर सकते। और अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जिसके अंदर एडवर्ब फ्रेज को यूज किया गया, शी डिड इट क्वाइटली एंड एफिशिएंटली। तो क्वाइटली जो उनसे है एडवर्ब फ्रेज है, जबकि एफिशिएंटली भी एडवर्ब फ्रेज है। दोनों फ्रेजेस एक ही कैटेगरी से बिलोंग रखती हैं और जब हम इसे कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो ये हमें प्रॉपर तौर पे एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस देती है। इसका मतलब है क्वाइटली एंड एफिशिएंटली ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। और अब अगर यूं कहा जाए शी डिड इट क्वाइटली एंड वेरी एफिशिएंटली, तो यहाँ पे भी जो वेरी एफिशिएंटली है ये एडवर्ब फ्रेज ही रहेगा। तो अब अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर यूं कहती हूँ ही डिड इट रेदर क्वाइटली एंड वेरी एफिशिएंटली, तो रेदर क्वाइटली ये एडवर्ब फ्रेज है और जबकि वेरी एफिशिएंटली भी एडवर्ब फ्रेज है। तो दोनों फ्रेजेस एक ही कैटेगरी से बिलोंग रखती हैं, जिन्हें हम कंजक्शन के साथ जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं रेदर क्वाइटली एंड वेरी एफिशिएंटली ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। स्यूडो क्लिफ्टिंग, ऑल क्लिफ्टिंग, लेकिन यहाँ पे हम इट क्लिफ्टिंग की बात करते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास ये सेंटेंस है द बॉय फाउंड द बॉल, जो कि पास्ट टेंस के अंदर है, क्योंकि फाउंड जो सा है वो पास्ट टेंस के अंदर यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हम जो से पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं। तो हमारे पास ये सेंटेंस है द बॉय फाउंड द बॉल। अब हम इस सेंटेंस को इस फार्मूले के तहत चेंज करेंगे, जो कि है इट प्लस बी प्लस क्लॉज, और फिर हम यूज करेंगे WH वर्ड, या फिर हम डैड को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, इट वॉज द बॉय हु फाउंड द बॉल। हमने इट को यूज किया और बी की जगह पे हमने पास्ट टेंस को यूज किया, जो कि है वाज, क्योंकि जो है वो हमारा जो टेंस था वो पास्ट फॉर्म में था। तो यहाँ पे भी जब हमने बी फॉर्म लगाई तो हम पास्ट की फॉर्म को लगाएंगे। तो हमने लगाया जी इट वाज, और इसके बाद हमने क्लोज यूज की, वो क्लोज जिसे हम जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो हमने ये फ्रेज लगाई लाइक द बॉय, और फिर हमने WH वर्ड का यूज किया हु, और फिर हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है, इट वाज द बॉय हु फाउंड द बॉल। तो क्या ये चेंजिंग करने से जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है? तो यस, बिल्कुल सही। तो हम कह सकते हैं कि जो द बॉय है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम इसी टेस्ट को अप्लाई करेंगे इस फ्रेज को जानने के लिए, दी बॉल, कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो ऐसी सूरत में हम इस टेस्ट को इस तरह से अप्लाई करेंगे, इट वाज द बॉल डेट द बॉय फाउंड। इट वाज लगाया और हमने जो फ्रेज यूज की है वो फ्रेज जो कि हम जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो हमने वो फ्रेज यूज की और अभी हम जानना चाहते हैं कि जो द बॉल है ये फ्रेज कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो ऐसी सूरत में हमने यहाँ द बॉल को रिप्लेस किया। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बना, इट वाज द बॉल डेट द बॉय फाउंड। तो अब हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है, अपना एक सेंस देता है। तो यस, ये देता है। इसका मतलब ये हुआ जो फ्रेज है द बॉल ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम स्यूडो क्लिफ्टिंग की बात करते हैं, जो कि क्लिफ्टिंग की ही एक सब फील्ड है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फार्मूला किस तरह से यूज होगा। तो सबसे पहले हम जो है WH वर्ड को यूज करेंगे, इसके बाद हम फ्रेज को यूज करेंगे और फिर बी वर्ब यूज होगा, यानी इज, एम आर, वाज, वर वगैरह ये यूज होंगे, और फिर इसके बाद हम वो फ्रेज यूज होगी जिसको हम ये जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। ठीक है, उसे हम वाई फ्रेज कहेंगे। लाइक हमारे पास ये सेंटेंस है, ही कॉट द बटरफ्लाई। तो अब हमने ये फ्रेज जाननी है, दी बटरफ्लाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो फर्स्टली हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे दो हमारे पास फ्रेजेस हैं, ही कॉट जिसे हम एक्स फ्रेज कहेंगे, जबकि दी बटरफ्लाई ये हमारे पास वाई फ्रेज है, जो कि हम जानना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो अब हम इस सेंटेंस को फार्मूले में इस तरह से पुट करेंगे, व्हाट ही कॉट वाज द बटरफ्लाई। तो देखेंगे कि क्या सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो जी हाँ, सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली
करेक्ट है तो हम कह सकते हैं द बटरफ्लाई ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी हमने WH वर्ड की जगह पे वर्ड को यूज किया। एक्स फ्रेज हमारे पास थी ही कॉट, और जो बी वर्ब है वो हमने ऐड किया है जो कि पास्ट टेंस है, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में है, तो इसी वजह से जो हम बी के लिए जो वर्ब यूज करेंगे वो भी पास्ट में होना चाहिए। और जो वाई फ्रेज है वो द बटरफ्लाई है, जिसे हम जानना चाहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। और सेकंड सेंटेंस हमारे पास है सैली बॉट अ टी पॉट। तो अब हम इस सेंटेंस के अंदर जानना चाहेंगे कि अ टी पॉट इज अ फ्रेज और नॉट। तो हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर दो फ्रेजेस हैं जो कि है सैली बॉट, और दूसरी फ्रेज हमारे पास है अ टी पॉट। तो फर्स्ट फ्रेज को हम XP कहेंगे और जो दूसरी फ्रेज है हम उसे Y फ्रेज कहेंगे। और इसे जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा व्हाट सैली बॉट वाज अ टी पॉट, जिसमें व्हाट जोन सा है वो WH वर्ड है, सैली बॉट जोन सा है वो हमारी X फ्रेज है, जबकि वास को बी की फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है सो हम बी के लिए वास वर्ब यूज करेंगे, जबकि अ टी पॉट हमारे पास Y फ्रेज है जो कि हम ये जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो हमने देखा कि ये सेंटेंस एक प्रॉपर सेंस रखता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी Y फ्रेज है यानी अ टी पॉट ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। और अब अगर हमारे पास यही सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में आता है, लाइक ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाता है सैली बाइस अ टी पॉट। तो अब हमारे पास दो फ्रेजेस हैं, एक है सैली बाइस, ये एक हमारे पास X फ्रेज है, जबकि अ टी पॉट ये हमारे पास Y फ्रेज है, जो कि हम जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो इसके लिए हम टेस्ट इस तरह से लेंगे और फार्मूले के तहत हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिख पाएंगे व्हाट सैली बाइस इज अ टी पॉट, यानी WH वर्ड के तौर पे हमने वर्ड को यूज किया और हमारे पास X फ्रेज है सैली बाय, और जो सा है बी के लिए हमने इसको यूज किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फॉर्म में है, और इसीलिए जो भी हम बी की फॉर्म यूज करेंगे वो प्रेजेंट फॉर्म में ही होनी चाहिए। और हमारे पास जो वाई फ्रेज है वो है अ टी पॉट, जो कि हम ये जानना चाहते हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो ये सेंटेंस बना जी व्हाट सैली बाय इज अ टी पॉट, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ अ टी पॉट ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है।